नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गहना। ये लो तनख्वाह, माधव ने अपनी पत्नी अंजना के हाथ पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा। मगर अंजना अपना मुंह फुलाए खड़ी रही। उसने हिकारत से उन मुट्ठी भर रुपयों को अग्निय दृष्टि से देखा। वह घर से बाहर बाट टालने को निकल गया और जब लौटा तो गर्म समोसे का लिफाफा था हाथ में। वो अपने शब्दों को भरसक मुलायम बनाते हुए बोला, ये लो और एक कड़क चाय पिलाओ। आज काम बहुत था, दफ्तर में थक गया हूँ। जो खरीदना चाहो सो ले लेना, तुम्हारा त्योहार भी तो नजदीक है। अंजना चाय तो बना कर ले आई, मगर सिर्फ उसके लिए। माधव उसके खराब दिमाग को भांप कर भी मौन रहा, मगर वह चुप न रही। उसने तनख्वाह के पैसों को एक कागज पर खर्च के साथ लिखकर माधव की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। जनाब ऐसे खरीदी करने को कह रहे हैं, जाने कारू का खजाना धर रहे हैं मेरे हाथ में। माधव उसका स्वभाव जानकर ही शांत रहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो जो लेना चाहती हो वो ले लो, 2,500-3,000 रुपए से ज्यादा ना खर्चना। ओह, ये सुनकर तो अंजना चोट खाई नागिन सी फुंकार उठी और बोली, पता नहीं लोग शादी ही क्यों कर लेते हैं। अगर उनकी हैसियत ही नहीं होती उसके सपने पूरे करने की, पता नहीं क्यों ऐसा कहते समय उसकी नजर ना तो प्राची की मासूम आंखों पर पड़ी और ना ही माधव के सूने गले पर। माधव ने धीरे से कहा, अंजू प्राची सुन रही है तो सुने ना, उसका भाग्य भी यही है। अच्छा है, उसे आदत रहेगी हर त्योहार किलस कर सिसक कर रहना ही मेरी नियति है। और औरतों को देखो, बाजार करते करते सांस फूल जाती है। त्योहार तक एक मैं हूँ जिसे पति के नाम पर मिट्टी का माधव मिला है। तैयार हो तो बला से, ना हो तो बला से। अरे तुम्हें जितना मांगती हो दे तो देता हूँ, माधव ने बात संभालते हुए कहा। तो वो रुपलियां तुम्हारी ही गृहस्थी की भेंट चढ़ जाती हैं। पहली बार माधव के माथे पर क्रोध को जब्त करने वाला पसीना आया। वो जोर से बोला, अंजना कभी मैंने तुम्हारी मेहनत को कम आंका जो तुम मेरी कमाई को बढ़ती बच्ची के सामने जलील कर रही हो। तो क्या करूं, तुम्हारा रोटी ही तो खिलाते हो, बदले में मैं भी घर के मेहनत करती हूँ। हम मध्यम वर्गीय हैं और हमारी गाड़ी ऐसे ही बचे खुचे अरमानों से चलती है। मगर चकाचौंध की दीवानी अंजना लड़ते लड़ते यह भूल बैठी कि वह अनजाने में पति के स्वाभिमान को भी बुरी तरह से चोट पहुंचा बैठी थी। वह शुरुआत से ही पहनने ओढ़ने की शौकीन थी और इस सनक में उसे भले किसी का भी दिल दुखाना पड़े, उसे सिर्फ अपने से ही मतलब होता। शादी से पहले भी उसकी यही कोशिश रहती कि उसके जैसा कपड़ा किसी और के पास ना हो, वरना वह पूरे घर में कलह मचा देती। उसकी दादी ने दबी जुबान में उसे कई बार समझाते हुए कहा कि मनुष्य का चोला रखकर अपनी ख्वाहिश की चादर इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए, पर अंजना ने अपनी दबंगई के चलते हर रिश्ता और उसका सम्मान ताक पर रख दिया। हर त्योहार से हफ्तों पहले वह घर गृहस्थी के खर्च काटकर खुद की साज सवार पर अच्छा खर्चा कर डालती थी और लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स वो चटकारे ले लेके पढ़ती और खुश होती। शुरुआत में जो माधव उसकी खूबसूरती का दीवाना बना फिरता था, अब वह उसका सामना करने से कतराने लगा। कारण था उन दोनों की बढ़ती हुई बेटी प्राची। बड़ी बड़ी आंखों वाली प्राची सामान्य बच्चियों की तरह ही थी, बस पिस जाती अंजना के अहम और माधव की चुप्पी के बीच। लिहाज लगता कि कहीं प्राची उसे एक कमजोर पिता न समझे। एक पुरुष होने पर उसे खुश रखने का जितना जतन करता, उसकी ख्वाहिशें उतनी ही उछाल मारने लगती। धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा उसका रवैया। अब जो समय वह सबके साथ प्रेम से गुजारता था वह बाहर गुजारने लगा। हाँ, समय काटने की गरज से वह बाहर बाजार में ही नौकरी के काम, अकाउंट का काम देखने लगा। घर आता तो बस खाने और सोने के लिए। धीरे धीरे उसने अपना कमरा अलग किया और खाने सोने से ही वास्ता रखने लगा घर में। मगर शाम को आया तो एक खूबसूरत महंगी साड़ी हाथ में लेकर आया और प्राची को आवाज दी, माँ को दे दे या। प्राची लेकर गई तो उसके अंदर एक मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर अंजना तो निहाल ही हो गई। उसने माधव की मनपसंद खीर प्राची के हाथ से भिजवाने की कोशिश की, मगर उसने ठंडेपन से मना कर दिया। और खैर, उसे न कोई अंतर पड़ना था और न पड़ा। वह अपनी धुन में मस्त रही।
उसकी सारी तैयारियां पूरी थी। त्योहार में भी ज्यादा समय न बचा था, मगर 3 दिनों से माधव की उसे शक्ल भी देखने को न मिली थी। उसे कुछ बेचैनी तो हुई, फिर सोचा सब कुछ ठीक तो है, नहीं बोल रहे हैं, न बोलें। अपनी मर्जी की सभी तैयारियों से संतुष्ट होकर वह पूजा कर चुकी थी, पर आज माधव को तो देर भी हो गई थी घर लौटने में। अब उसे बुरी तरह घबराहट होने लगी। रात के 12 बजे थे। उसने त्योहार की सब तैयारियां कर ली थी। पूजा भी अकेले ही करनी पड़ी। सब कुछ तो उसके मन का था, मगर अब उसे माधव के बिना कुछ सुहा नहीं रहा था। उसने प्राची से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वो चुप लगाकर चली गई। घर वालों ने भी उसे कुछ न कहा, बस उसे कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ उससे कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने रिक्शे पर माधव को उसके सहकर्मी के साथ बैठे देखा। वो सहम कर उधर दौड़ी तो उसने इशारे से उसे मना कर प्राची को बुलाया और दबा देते हुए कहा, इन्हें परेशानी थी आंखों में और सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हुआ था और बेहोश हो गए थे, पर भाभी को बताने को मना किया था। ड्रिप चढ़ी है और कोशिश करना कि तनाव ना हो। माधव अंजना की तरफ मुंह फेरकर सीधे अपनी मां के कमरे में जाकर लेट गया। अब अंजना ये बेरुखी भी सहन नहीं हो रही थी। वो व्यंग्यता से उनकी ओर लपकी, मगर माधव ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर कमजोर आवाज में कहा, प्राची इसे अपनी माँ को दे दो। नहीं चाहिए मुझे। वो जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया है आपको? पहले भी मैंने बहुत मनमानी की, मगर आपने कभी ऐसे दिल पर न लिया। क्या करता अंजना? जब तुम कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी तो क्या कहता और क्या सुनता? तुम्हारी आंखों पर चढ़ी चकाचौंध और बाजारवाद की पट्टी ने ही तुम्हें बुरा बनाया है, मैंने नहीं। तुम्हें खुश रखने की कोशिश में अपनी जरूरत तो पीछे ही करता गया, मगर तुम अपने गुस्से के आगे कुछ देख ही ना कहाँ पाई। देखा जी, मगर बहुत देर में नजर पड़ी। डॉक्टर के पर्चे में लिखा था कि आपको आंखों का ऑपरेशन जरूरी है। कोई और होता तो शायद अपनी गृहस्थी बचाती। मुझे मतलब ही ने आपके आंसू देखे और ना आपका मौन। बस भगवान से यही मनाती रही कि सब ठीक हो। बात मुझे कहकर ना समझा पाए, वो सब बात मुझे आपकी बेरुखी ने समझा दी। दुल्हन दाम्पत्य की अपनी सुंदरता एक दूसरे का साथ देने में है। ये सिंदूर का नाता तुम दोनों के मध्य एक दूसरे की सुरक्षा है। माधव की माँ ने कहा, तुम घर में हो ये बेफिक्र है और ये ठीक है, तुम सुरक्षित हो। ये लाल रंग ना हो, फीका हो तो मुझे। और अंजना ने सहम कर कहा, अम्मा जी और प्राची के पापा, मुझे मेरी नादानी के लिए माफ कर दीजिए। सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ और मुझे हो सके तो तू भी माफ कर दे प्राची, क्योंकि एक माँ सब बर्दाश्त करती है, अपनी संतान की नज़र में गिरना नहीं। मम्मी मुझे पता था कि आप दिल की बुरी नहीं हो, वो धीरे से बोली। तब तक उनकी दादी ने कहा, अरे लाडो जाकर एक प्लेट में मिठाई ला, तेरी माँ के लिए कुछ अच्छा हो तो मीठा खा लेना चाहिए। और प्लेट मेज पर रखकर दोनों बाहर निकल गईं। अब कमरे में माधव और अंजना अकेले थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुनिए जी, माफ कर दीजिए मुझे। समझ में आ गया है कि मेरा असली गहना सिर्फ आप हो। मेरा सिंदूर पता है अकेले पूजा करते समय सब था मेरे पास और सब बेकार लग रहा था, आपके बिना लग रहा था बस किसी तरह आपको देखूं तो सुकून पाऊं। मन में बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे। आप सकुशल हो सब? अभी जिद नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। मुझे पता था कि देर सवेर तुम भी समझोगी ही। लज्जित अंजना की समझ में नहीं आ रहा था कि प्राची अपनी बेटी से वो किस तरह आंखें मिलाए। माधव, अंजना, जिद करना गलत नहीं है, परिस्थितियों को समझकर काम करने के परिणाम बुरे होते। तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज है। हाँ जी, सब कुछ वैसा ही। आपके घर सकुशल आते ही सिंदूर की लाली पूरे घर में दौड़ गई है, सुरक्षा कवच की तरह। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।